अब हम देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु का बोर सिद्धांत। तो बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो किसी भी हाइड्रोजन परमाणु का बोर सिद्धांत देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो बोर के अभिगृहित को लेते हैं कि बोर ने क्या क्या बोला। ठीक है, तो बोर के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी हाइड्रोजन परमाणु की यदि संरचना बनाते हैं, कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हैं, तो उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसको यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s1 आता है। तो ये जब 1s1 आता है तो इसके बाह्यतम कक्ष में या इंटरनल बोला जाए या तो एक्सटर्नल बोला जाए, दोनों कक्षाओं में इसके 1 ही आते हैं, जिसमें इसके नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो है Z=1 और जिसका शेष इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन, चूँकि एक क्या है, तो एक उसका नंबर ऑफ एटम है और नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, इसका हाइड्रोजन का 1 होते हैं, जिसके वजह से उस पर एक धन आवेश और एक ही ऋण आवेश होते हैं। तो धन आवेश उसके केंद्र पर केंद्रित होते हैं यहाँ पर, और ऋण आवेश उसके चारों ओर क्या करते हैं, वृत्तीय मार्ग में गति करते रहते हैं। ठीक है, अब माना कि यदि ये कोई हम लोगों का हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन एटम के चारों ओर अब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। न्यूक्लियस में तो धन आवेश उपस्थित है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर गति कर रहे हैं। जब ये चारों ओर गति कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर गति हो रही है मतलब उस द्रव्य का मान निकलेगा। तो उस कंडीशन में इस द्रव्य का मान के चलते हैं m है। क्या है, इसका द्रव्यमान m है, और ये वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है, तो न्यूक्लियस पॉइंट से उसकी त्रिज्या होगी दूरी, तो माना कि वो दूरी क्या है, r है। तब वृत्तीय कक्ष में जब ये परिक्रमा करती है, तब वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रही है, तो उसके वजह से इस न्यूक्लियस पर कोई अभिकेंद्र बल उसकी ओर खींचने की कोशिश करेगी, और जहाँ पर किसी न्यूक्लियस पर अभिकेंद्र बल कार्य करती है, उस बल को हम करते हैं F से नोट कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, तो पहले इस इलेक्ट्रॉन के इस प्लस आवेश के कारण इस पर लगने वाले अभिकेंद्र की बात करते हैं। तो उस कंडीशन पे F1 आ जाती है। वृत्तीय कक्ष में अभिकेंद्रीय बल को F1 ले लिए, और F1 बराबर हम बल बराबर जानते हैं mv²/r होती है ना। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर कार्यरत बल बराबर हम जानते हैं कि mv²/r होती है। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य हम विद्युत आकर्षण बल से कूलाम का नियम लगाते हैं, क्योंकि जहाँ पर बल कार्य कर रही है वहाँ पर कूलाम का नियम चलता है, आप लोग जान ही रहे हो, है ना। कूलाम लॉ से आप लोग परिचित हो बखूबी। तो कभी भी हम यहाँ पर वृत्तीय मार्ग में गति कराते हैं, तो उस पर यदि उसमें अभिकेंद्र बल कार्य कर रही है, तो उस बल के वजह से वहाँ पर कूलाम का नियम चलता है। और कूलाम का नियम किस पर लगते हैं, तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल पर। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो ये क्या करेगी, अभिकेंद्र लग रही है मतलब आकर्षित करेगी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर। तो उस कंडीशन में हम लोगों का विकेंद्र बल क्या हो जाते हैं, कूलाम के नियम से F2 आकर्षण बल F2 = 1/4πε0 होती है, और दोनों बिंदु आवेश पर लगती है। तो एक बिंदु आवेश यहाँ प्लस Q है, मतलब प्लस E है, और यहाँ माइनस E है। तो हम लोगों का दोनों आवेशों का उसका साइन तो देखा नहीं जाता, कभी भी कूलाम के नियम पर परिणामी निकालते हैं तभी देखते हैं। तो हम सिर्फ दोनों बिंदु पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, आवेश E है, तो पहला, और दूसरा दोनों आवेश का गुणनफल बटा करके बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब यदि इसकी बात करें तो E और E का गुणा किए तो E² आया, और इस E²/r² को यदि हम चेंज किए तो हम कूलाम के नियम से क्या जानते हैं, तो 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है, जिसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर F1 = mv²/r आया है, यहाँ पर F2 = 1/4πε0 E²/r² आया है। तो ये क्या है, ये भी एक बल है और ये भी एक बल है, तो दोनों बल ही हैं। तो दोनों बल को हम यदि कंपैरिजन करते हैं कि F1 और F2 दोनों तो हम लोगों का एक बल है, चाहे अभिकेंद्रीय बल रहे, चाहे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल रहे। तो हम किसी एक नाभिक के लिए वृत्तीय कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर हम देख रहे हैं, तो दोनों बल तो इक्वल होगा। तो उस कंडीशन पर हम लोगों का दोनों बल के लिए जो इक्वेशन मिलती है वो निम्न प्रकार से मिल जाती है, अर्थात F1 जो होती है F2 के बराबर हो जाती है। ठीक है, यहाँ F1 क्या हो जाएगी, F2 के बराबर हो जाएगी। तो F1 बराबर हमने क्या निकाला है, देखो F1 = हमने मतलब F1 = mv²/r निकाला।
और इसी प्रकार हमने F2 बराबर क्या निकाला है 1/4πε0 E मल्टीप्लाई E बटा आर स्क्वायर निकाला है। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्सिट्यूट कर देंगे। F1 के जगह रखेंगे 1mv² बटा आर, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर सपोज मानोगे तो फर्स्ट है, या नहीं मानोगे तो F1 = mv² बटा आर है और F2 = E² बटा 4πε0 आर स्क्वायर है। अब यहाँ बुक में इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया गया है। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो इन दोनों में से हम लोग क्या कर देंगे, एकाकार को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बोर के कोणीय संवेग का अभिगृहित करता है, कोणीय संवेग का अभिगृहित करता है मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हमें क्वांटम प्रतिबंध से हमने पढ़ा कि L जो होती है mv/r या तो NH बटा 2π को बिलोंग करती है। जब इसको ये बिलोंग कर रही है तो उस कंडीशन पर ये उस रूप में लाने की कोशिश करेगा, है ना। कोणीय संवेग mv/r के रूप में लाने के लिए हम क्या कर देते हैं, तो कोणीय संवेग mv/r के रूप में लाने के लिए हम जानते हैं कि mv/r बराबर NH बटा 2π होता है, जो कि क्या होते हैं, तो बोर के क्वांटम सिद्धांत के अभिगृहित से आते हैं, जो कि क्वांटम प्रतिबंध को शो आउट कराते हैं। तो उस कंडीशन में v बराबर NH 2π m और r बच जाएगा। v का मान आया। अब इस v के मान को हम क्या कर देंगे, तो इस v के मान को यहाँ रखेंगे, इसको दूसरा इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इसका कंडीशन लगता है कि कौन से कंडीशन में कहाँ तक प्रूव करना है, कौन से कंडीशन में कहाँ तक प्रूव करना है। तो ये हम लोगों का दो कंडीशन प्रूफ आउट हो चुका है, जो बल पर लगने वाले इसके अभिकेंद्र और इंटर और आउटर बल पर। ठीक है, अब उसके लिए हम देखते हैं कक्षा की त्रिज्या, कि कक्षा कैसे त्रिज्या में गति कर रहे हैं। तो उसके लिए हम v का वैल्यू जो है, यहाँ से इस v का वैल्यू समीकरण 1 में रंग देंगे। ठीक है, तो जब ये v बराबर NH बटा 2π mr है, तो वहाँ पर इस v के जगह हम लोगों को इतना को रखना है और m बटा r को एज इट इज छोड़ देना है। ठीक, तो हमने m बटा r को एज इट इज छोड़ दिया और जो v है वहाँ पर NH बाई 2π mr सब्सिट्यूट किए। अब इसका स्क्वायर है, यहाँ भी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल है ये, तो इक्वल हो जाएगा। इसमें 1/4πε0 है, कांस्टेंट है, उसको एज इट इज छोड़ दिए, इसको भी हमने एज इट इज छोड़ा। ठीक, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं। अब यदि हम इसके पावर आपको हटाते हैं तो उस कंडीशन में n² h² आ जाएगा। ये 2 2 × 4 हो गया और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर और इस r से गुणा होकर r क्यूब। ठीक, बराबर 1/4πε0 E² बटा आर स्क्वायर एज इट इज क्लियर हो गया। यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल आउट हुए, तो r स्क्वायर जब कैंसिल आउट हुआ, एक m से एक m कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो पहले इस स्टेप में सिर्फ r को कैंसिल किया है और यहाँ से 4πε0 को हम लोग रख देंगे, E² बचा ही है और ये लेफ्ट में इतना पूरा टोटल वैल्यू बचा है। 3 r में से एक r जो है r² कैंसिल आउट हो गए हैं। अब यहाँ हम इस r का वैल्यू चाह रहे हैं, तो इस r का वैल्यू चाह रहे हैं तो इस r को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको राइट साइड, और इतना को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो r = ये पहले से है वो तो रहेगा ही, mn² h² बटा 4π² m² e², और ये यहाँ डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से बन गया और ये न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो क्या होते हैं यहाँ गुणा में रहते हैं, इधर आकर भाग में कन्वर्ट होते हैं। तो ये r इधर जाएगा, गुणा में होगा तो ये इधर आकर भाग में हो जाएगा। और यहाँ r = हम लोगों का जो कट रहा है उसको कटा देना है और जो बच रहा है उसको बचा देना है। 4π से 4π कैंसिल हो गया, m से एक m कैंसिल हो गया, ये E² तो कट नहीं रहा है ना, तो यहाँ पर उसको बचा देना है। यहाँ पर ε0 बचा है उसको छोड़ दिए, n² बचा है उसको छोड़ दिए, h² छोड़ दिया है उसको छोड़ दिए। अब यहाँ पर एक पाई बचा है, एक m बचा है और एक E² बचा है। इतना वैल्यू बचा हुआ है, तो r = इतना हम लोगों का वैल्यू आया। अब यहाँ पर ε0 h² बटा पाई m E² एक कांस्टेंट की भांति कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ ये जब इतना वैल्यू
यहाँ से लेकर इस प्रकार यहाँ तक एक कोई कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट रख देंगे। तो उस कंडीशन में हम लोगों का r इक्वल्स टू n स्क्वायर बचेगा। तो अब इसको कांस्टेंट मानते हैं तो वो अनुक्रमानुपाती में कन्वर्ट हो जाती है और हमें रिलेशन मिल जाती है कक्षा में वृत्त त्रिज्या तो r अनुक्रमानुपाती n स्क्वायर प्राप्त हो जाती है। अर्थात किसी भी कक्षा में यदि त्रिज्या देखते हैं तो इसका अनुपात जो होती है वृत्तीय त्रिज्या का अनुपात n बराबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से हमें अनुपात में प्राप्त हो जाते हैं। यदि इसकी ग्राफ की बात करें तो यहाँ n लिया जा रहा है, यहाँ उसकी त्रिज्या ली जा रही है। तो r जो होती है अनुक्रमानुपाती n स्क्वायर होती है, r अनुक्रमानुपाती n स्क्वायर होती है। तो हम यदि इस n की वैल्यू रखते जाते हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू यदि रखते जाते हैं तो n की वैल्यू तो क्या है, स्क्वायर में हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर में। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा और इस प्रकार से कंडीशन कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ r का वैल्यू जो है इधर इंक्रीज होते जाएगा। अब जैसे n का वैल्यू इधर बढ़ रहा है तो उसी प्रकार r का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, 2 रखेंगे r का वैल्यू 2 2 4 आएगा। इस प्रकार से ये क्या होते जाएंगे, कंडीशन चेंज होते जाते हैं। पहली कक्षा की यदि बात करते हैं तो पहले n बराबर 1 लेते हैं, h बराबर इतना लेते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर इतना लेते हैं। इस कंडीशन में हम लोगों को ये जो उसका न्यूमेरिकल कंडीशन है वो प्राप्त होती है। ई का वैल्यू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 सेंटीमीटर होते हैं। एम का वैल्यू किलोग्राम होते हैं। मास है द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन। और ए नॉट इक्वल्स टू r1 और r1 का वैल्यू इतना होता है। इस प्रकार से इसका न्यूमेरिकल कंक्लूजन कर लेना है। अगला पॉइंट हम कल पढ़ते हैं।